आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, एक ऐसे सफ़र की जो शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की कहानी लिखी गई थी। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक रॉयल चार्टर साइन किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज़ के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स और ट्रेड मोनोपोली प्रोवाइड करता था। इसका मतलब था कि ईस्ट इंडीज़ में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती थी। कोई और इंग्लिश कंपनी या मर्चेंट वहाँ अपना बिजनेस नहीं कर सकता था। ईस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था यहाँ का स्पाइस ट्रेड। स्पाइसेस जैसे कि लौंग, दालचीनी और काली मिर्च यूरोप में गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती माने जाते थे। ईस्ट इंडीज़ यूरोप के लिए गोल्ड माइन थी। 15वीं सेंचुरी के दौरान वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे एक्सप्लोरर्स ने नए सी रूट्स डिस्कवर किए। पोर्चुगल और स्पेन ने अपनी टेरिटरीज डिवाइड कर लिए थे, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने डिसाइड किया कि वो अपने हिस्से के लिए ईस्ट इंडीज़ को टारगेट करेगा। ब्रिटिश ट्रेडर्स को लगा कि अगर उनका कंट्रोल स्पाइस ट्रेड पर हो गया तो वो अपनी इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में पहली बार इंडिया आई सूरत के पोर्ट पर। इनिशियली उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था, ट्रेड करना। 1613 में उन्होंने मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन ली और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। ये फैक्ट्री भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट था, जिसका मेन फोकस टेक्सटाइल्स, इंडिगो और स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करना था। यहाँ से शुरू होता है उनका सफ़र एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बनने तक का। लेकिन 1757 के प्लासी इंसिडेंट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने आई। शुरुआत होती है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से। इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंबाइंड आर्मी ऑफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू को हरा दिया। 1765 में मुगल एम्परर शाह आलम टू से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स ले लिए, यानी इन प्रांतों के रेवेन्यू और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार कंपनी के पास आ गया था। इस एक डिसीजन ने कंपनी को एक सिंपल ट्रेडर से एक टेरिटोरियल पावर बना दिया। कंपनी ने अब सिर्फ एक ट्रेडर की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह सोचना शुरू कर दिया। जमींदारी सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्होंने टैक्सेस लगाए और लोगों का शोषण किया। इसके साथ साथ फेमिन जैसे क्राइसिस भी आए, लेकिन कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ज़्यादा ज़रूरी समझा। 1857 में हुई सिपॉय म्यूटिनी, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानी जाती है। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने रियलाइज़ किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया को कंट्रोल करना रिस्की है और 1858 में एक नए लॉ के जरिए डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। अब भारत ऑफिशियली ब्रिटिश राज के अंडर था। ब्रिटिश रूल 1858 से 1947 तक चला, लेकिन इस पीरियड में भारत की आज़ादी के लिए कई मूवमेंट्स शुरू हुए, जलियांवाला बाग से क्विट इंडिया मूवमेंट तक। जब आज़ादी की बात फाइनल स्टेज पर थी तब एक ज़रूरी मुद्दा उठाया गया, भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, जिसका काम था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ और 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज भारत का सुप्रीम लॉ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक नए भारत की शुरुआत ज़रूर था, लेकिन उसकी जड़ें 200 साल के ब्रिटिश रूल में थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक कई लॉज पास हुए जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को समझने में मदद करते हैं। हालांकि भारत में रॉबस्ट गवर्नेंस और जस्टिस सिस्टम पहले से एग्जिस्ट करते थे। मौर्यन और गुप्ता काल के समय से ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी के एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। अर्थशास्त्र जैसे टेक्स्ट गवर्नेंस और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में भी बताते हैं। लेकिन इन ब्रिटिश लॉज ने भारत में पार्लियामेंट्री, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को मॉडर्नाइज्ड किया और सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क के फॉर्म में इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इसीलिए अगर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन डीपली समझना है तो उन ब्रिटिश लॉज और एक्ट्स को समझना ज़रूरी है जो इस फ्रेमवर्क की फाउंडेशन है। इन लॉज को हम दो मेजर हेडलाइंस में डिवाइड करते हैं, कंपनी रूल और क्राउन रूल। 1773 से 1947 के टाइम फ्रेम में जितने भी एक्ट पास किए गए उनको हम 5 मेजर कैटेगरीज के अंडर पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, काउंसिल एक्ट्स और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट।
इससे पहले हम ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए इन एक्ट्स को डिटेल में समझें, ये ज़रूरी है कि हम इन एक्ट्स की मीनिंग्स और पर्पस को समझ लें। रेगुलेटिंग एक्ट्स वो कानून थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को इंडिया में रेगुलेट करते थे, खास तौर पर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑपरेशंस को। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवरसाइट की शुरुआत थी जो कंपनी के काम को कंट्रोल करने के लिए था। चार्टर एक्ट्स एक सीरीज ऑफ लॉ थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टेन्योर को रिन्यू करते थे, जिसमें उनके कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का स्कोप डिसाइड होता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव मेजर्स थे जो इंडिया की गवर्नेंस को रीस्ट्रक्चर करते थे, खास तौर पर जब क्राउन ने 1858 में डायरेक्ट कंट्रोल लिया था। इन एक्ट का पर्पस था एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कंट्रोल का फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बीच पावर का डिवीजन डिफाइन करना और लिमिटेड फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करना। काउंसिल एक्ट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के रोल को मॉडिफाई और एक्सपैंड करते थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या फिर प्रोविंशियल लेवल पर। इनका पर्पस था लेजिस्लेटिव बॉडीज में इंडियन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना, ग्रेजुअली इंडियन पार्टिसिपेशन को गवर्नेंस में अलाउ करना और काउंसिल के स्ट्रक्चर को इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के डिमांड्स के हिसाब से अडाप्ट करना। अब तक जो कुछ भी हमने समझा वो एक ज़रूरी बुनियाद थी इस चैप्टर को समझने के लिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट्स के साथ। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड्स का लोन मांगा, पर यह बस एक लोन की बात नहीं थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ आ गया था कि कंपनी अब एक सिंपल बिजनेस नहीं रही बल्कि एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी जो पूरे भारत के एक बड़े हिस्से पर राज कर रही थी। हुआ ये कि कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो चुकी थी। एक तरफ बंगाल फेमिन, दूसरी तरफ मैसूर वॉर और तीसरी तरफ कंपनी के अंडर के करप्शन ने उसको पूरी तरह गिरा दिया था। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। ये पहला स्टेप था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल लगाना शुरू किया। इस एक्ट का सबसे बड़ा स्टेप था बंगाल प्रेसिडेंसी को और पावरफुल बनाने का। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दिया गया और पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर सबऑर्डिनेट कर दिया गया। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश की गई थी, जो ब्रिटिशर्स के लिए भारत पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने का पहला बड़ा स्टेप था। गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। ये काउंसिल गवर्नर जनरल के साथ मिलकर काम करती थी। इसके अंडर 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ। कंपनी के ऑफिशियल्स को प्राइवेट रेट करने और इंडियन से गिफ्ट एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट कर दिया गया। अब जो कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स थे ना, उसमें से 24 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। इस एक्ट के अंडर कंपनी के इन्हीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये ऑर्डर दिया गया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के रिपोर्ट्स रेगुलरली सबमिट करें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। इस एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी उसकी जुरिस्डिक्शन को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था। गवर्नेंस और जुडिशरी के बीच कंफ्यूजन शुरू हो गई थी। इन्हीं शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए 1781 में इस एक्ट को अमेंड किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ने कोई भी एक्ट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया हो तो वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर होंगे। साथ ही रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया। इस एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया अगर उनका कोई काम उनकी ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट हो। इस एक्ट ने यह भी डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सभी इनहैबिटेंट्स पर होगा, लेकिन कोर्ट को डिफेंडेंट्स के पर्सनल लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। अगर डिफेंडेंट्स हिंदू है तो कोर्ट को केस का फैसला हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और अगर डिफेंडेंट मुस्लिम है तो कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ का इस्तेमाल करते हुए फैसला लेना पड़ेगा। साथ ही प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील्स सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रोविंशियल कोर्ट्स और प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करने की अथॉरिटी भी दे दी।
अब 1781 के बाद सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन इसका रोल सिर्फ जुडिशियल मैटर्स तक लिमिटेड हो गया, वो भी सिर्फ कोलकाता के जुरिस्डिक्शन के अंदर। ये कोर्ट गवर्नेंस, रेवेन्यू डिस्प्यूट्स और इंडिया के ब्रॉडर जुडिशियल फंक्शंस में लगभग साइडलाइन कर दी गई थी। एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट एक तरह की सिंबॉलिक बॉडी बनकर रह गई थी, जो सिर्फ छोटी मोटी जुडिशियल केसेस हैंडल करती थी बिना किसी रियल पावर के जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कर सके। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग्स थी, जैसे गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। कंपनी को ट्रेड और गवर्नेंस दोनों का काम करना पड़ता था, जो प्रैक्टिकल नहीं था। इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए 1784 में एक और रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसका नाम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स के नाम पर था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन। अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। पहले कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर्स दोनों ही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करते थे, लेकिन इस नई सिस्टम के तहत एक नई बॉडी स्टैब्लिश की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करते रहने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, उसे कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स सुपरवाइज करने का अथॉरिटी दिया गया। ये डिवीज़न एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्रिएट करता था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट सुपरविजन मिलता था। साथ ही कंपनी के अंडर जो टेरिटरीज थी, उन्हें ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा जाने लगा। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट ने ड्यूअल रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल के बीच फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सीरियस बने रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट्स डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहे थे। कॉर्नवालिस, जो गवर्नर जनरल का पोस्ट लेने वाले थे, उन्होंने डिमांड की कि उन्हें इमरजेंसी सिचुएशंस में काउंसिल को ओवरराइड करने की अथॉरिटी दी जाए। इस डिमांड को एड्रेस करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 पास किया गया। गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दी गई कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस या स्पेशल इंपॉर्टेंस के केसेस में काउंसिल के मेजॉरिटी डिसीजंस को ओवरराइड कर सके। कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाते हुए उन्हें कमांडर इन चीफ का भी टाइटल दिया गया, जो उनके मिलिट्री अथॉरिटी को सिग्निफिकेंटली एनहेंस करता था। ये चेंजेस कॉर्नवालिस के लिए एक एम्पावर्ड पोजीशन इंश्योर करते थे, जहां वो बिना काउंसिल के इंटरफेरेंस के गवर्नेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों में डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते थे। अब तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट्स का डिटेल एनालिसिस किया और ये समझा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैसे अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करना शुरू किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्टर एक्ट्स के थ्रू किस तरह कंपनी के स्ट्रक्चर और गवर्नेंस में और भी सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए। चार्टर एक्ट का मेन मकसद ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को हर 20 साल के लिए एक्सटेंड करना और उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाना था, लेकिन ये चेंजेस ज़्यादातर ब्रिटिश इंटरेस्ट को ही सर्व करते थे। 1793 से लेकर 1853 तक 4 मेजर चार्टर एक्ट्स लाए गए। इन एक्ट्स ने सिर्फ कंपनी के ट्रेड और पॉलिटिकल पावर को एक्सटेंड नहीं किया, बल्कि इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम में कुछ और भी मॉडिफिकेशंस किए। शुरुआत करते हैं चार्टर एक्ट 1793 से। इस एक्ट ने 1786 के एक्ट में कॉर्नवालिस को दी गई ओवरराइडिंग पावर्स को सिर्फ उनके टेन्योर तक लिमिट नहीं रखा, बल्कि फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अथॉरिटी को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के ऊपर और ज़्यादा मजबूत कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। इस एक्ट के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल का ऑटोमेटिक मेंबर नहीं होगा अनलेस स्पेसिफिकली अपॉइंट किया गया हो। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरीज और एक्सपेंसेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंड से कवर किया जाता था, लेकिन चार्टर एक्ट 1793 ने एक नया प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया। अब ये सारे खर्चे इंडिया के रेवेन्यू से कवर किए जाएंगे। इंग्लैंड में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उनके स्टाफ के सारे एक्सपेंसेस इंडियन रेवेन्यू से पे होंगे। ये स्टेप दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने खर्चे इंडियन टैक्स पेयर्स पर शिफ्ट करके उनका एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब 20 साल के बाद चार्टर एक्ट 1813 इंट्रोड्यूस किया गया। चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से दूसरे ट्रेडर्स को भी इंडिया में ट्रेड करने का मौका मिल गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन था, टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड पर अभी भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी।
इस एक्ट ने ऑफिशियली असर्ट किया कि इंडिया पर ब्रिटिश सॉवरेनिटी है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर हो रहा था। पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली इंडिया में आने और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने की परमिशन मिली। एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस, फिलॉसफी और मॉडर्न लिटरेचर को इंक्लूड किया गया। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल 1 लाख रुपीस का फंड एलोकेट करने का मैंडेट दिया गया। एजुकेशन प्रमोट करने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मोटिव था एक लॉयल इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास डेवलप करना जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को सपोर्ट करे। इनका फोकस ज़्यादातर एलिट और अर्बन एरियाज तक लिमिटेड था। रूरल और बैकवर्ड एरियाज को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया था। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरियाज में लोकल गवर्नमेंट्स को ये पावर दी गई कि वो टैक्सेशन इम्पोज कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स ना दे पाए तो लोकल अथॉरिटीज के पास पावर थी उन्हें पनिश करने की। ये पनिशमेंट फाइन्स, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशंस या जेल के फॉर्म में भी हो सकती थी। अब यहाँ से आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न समझ आएगा कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नेंस और रिफॉर्म्स के नाम पर भारत और यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। ब्रिट्स इंडिया एक्ट 1784 के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया। 1793 के चार्टर एक्ट में प्रोविजन डाला गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और स्टाफ का एक्सपेंसेस इंडियन रेवेन्यू से कवर किए जाएंगे। 1813 चार्टर एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल अथॉरिटीज को टैक्स लगाने और टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी। इसी टैक्स से ब्रिटेन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स के एक्सपेंसेस पे होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लॉज को ऐसे ड्राफ्ट किया गया कि वो रिफॉर्म्स लगते थे, जैसे एजुकेशन के लिए फंड्स एलोकेट करना या गवर्नेंस इंप्रूव करना। लेकिन असली इंटेंशन था इंडिया के फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्टर एक्ट 1833। ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप था। इफ़ यू रिमेंबर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश पावर को इंडिया में सेंट्रलाइज करने का। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को सुप्रीम अथॉरिटी दी और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को उसके सबऑर्डिनेट कर दिया था। अब 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जिसका मतलब है कि पूरे भारत का गवर्नेंस सेंट्रलाइज्ड हो गया था। विलियम बेंटिक बने पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के जरिए फर्स्ट टाइम एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसके पास पूरे ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरी पर अथॉरिटी थी। इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई। इसका मतलब था कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉज बनाने का अधिकार अब सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था। यहाँ से रीजनल ऑटोनॉमी खत्म हो गई और सारी पावर्स एक सेंट्रल बॉडी के हाथ में आ गई। पहले के एक्ट्स के तहत जो लॉज बनाए गए उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट्स के बाद जो लॉज बनाए गए उन्हें एक्ट कहा गया। इसका रीज़न ये है कि रेगुलेशन सिर्फ रीजनल लेवल पर एप्लीकेबल होते थे, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर एक्ट 1813 तक बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स के लिए अपने रीजनल लॉज बनाते थे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का रोल बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया और उनको पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए सेंट्रलाइज्ड और यूनिफॉर्म लॉ बनाने की अथॉरिटी मिल गई। इस वजह से इसके बाद लॉज को एक्ट कहा गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाइना के साथ ट्रेड और टी ट्रेड पर उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज़ पूरी तरह ख़त्म हो गई और ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ये एक्ट प्रपोज करता है कि सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट्स में किसी भी इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये प्रोविज़न प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में अब भी ब्रिटिश ऑफिसर्स का डोमिनेशन रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस्ड होता है। ये इस सीरीज़ का लास्ट चार्टर एक्ट था। पिछले चार्टर एक्ट्स की तरह इसमें कंपनी के रूल्स के लिए कोई फिक्स टेन्योर डिफाइन नहीं किया गया। इसका मतलब था कि कंपनी की पॉलिटिकल अथॉरिटी काफ़ी अनसर्टेन थी। पहली बार इस एक्ट ने गवर्नर जनरल के काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया। एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, बनाई गई, जो सिर्फ लॉ मेकिंग पर फोकस करती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल को 6 एडिशनल मेंबर्स से एक्सपैंड किया गया, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा गया। इन 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स
मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। इस एक्ट ने इंडियन सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले जो कोविनेंटेड सिविल सर्विस थी वो अब इंडियंस के लिए भी खोल दी गई। अकॉर्डिंगली 1854 में इंडियन सिविल सर्विस के लिए मैकॉले कमेटी अपॉइंट की गई। मैकॉले कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया और इंडियन सिविल सर्विस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को 1855 में फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया। आज के लिए इसको यहीं पर एंड करते हैं, बट बिफोर दिस लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ब्रिटिश एरा के एक्ट्स को हमने दो मेजर हेडलाइंस में डिवाइड करके पढ़ा, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। कंपनी रूल के अंडर हमने रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स कवर किए। रेगुलेटिंग एक्ट्स के अंदर 4 एक्ट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने चार्टर एक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया जो 1793 से 1853 तक हर 20 साल में पास किए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फर्स्ट स्टेप था भारत में सेंट्रलाइजेशन का। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसके बाद कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, इसीलिए 1781 में इस एक्ट को अमेंड किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पावर्स और जुरिस्डिक्शन को क्लियरली डिफाइन किया गया, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मात्र एक सिंबॉलिक बॉडी बनकर रह गई थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके अंडर सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होता है और एक नई एंटिटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश्ड हुई जो पॉलिटिकल मैटर्स को रेगुलेट करती थी। एक्ट ऑफ 1786 में गवर्नर जनरल और काउंसिल के कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए कॉर्नवालिस को काउंसिल के ऊपर ओवरराइडिंग पावर दे दी गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी के ट्रेडिंग मोनोपोली को नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक्सपेंसेस इंडियन रेवेन्यू से पे करने की शुरुआत हो गई। चार्टर एक्ट 1813 में टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना के अलावा कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई। लोकल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने और पनिशमेंट एनफोर्स करने की अथॉरिटी भी दे दी गई। मिशनरीज को इंडिया में काम करने की परमिशन मिल गई। चार्टर एक्ट 1833 में कंपनी की मोनोपोली कंप्लीटली एंड हो गई, इंक्लूडिंग टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सर्विसेज के लिए मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ। गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। नाउ लेट्स अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज it granted monopoly of trade to the East India Company. This is incorrect. इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को completely abolish कर दिया था. It centralized legislative powers. True. चार्टर एक्ट 1833 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाकर सारे लॉ मेकिंग पावर्स उनके कंट्रोल में कर दिए थे. It introduced English as a medium of instruction. इंग्लिश मीडियम का इंट्रोडक्शन मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन के थ्रू 1835 में हुआ था. It abolished slavery. This is incorrect. Slavery इंडिया में ऑफिशियली 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 के थ्रू अबॉलिश की गई थी। हालांकि 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट 1833 पास किया था जो स्लेवरी को पूरे ब्रिटिश एम्पायर में ख़त्म करता था, लेकिन ये एक्ट उस समय इंडिया पर लागू नहीं हुआ था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was passed to establish the Governor General's authority. This is incorrect. Regulating Act of 1773 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोजीशन स्टैब्लिश किया था, लेकिन इसका प्राइमरी एम गवर्नर जनरल की अथॉरिटी स्टैब्लिश करना नहीं था। कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, ये ऑप्शन भी गलत है। स्टैब्लिश ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ये ऑप्शन भी गलत है। ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट 1765 बंगाल में शुरू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर। एंड करप्शन इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इस एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन और मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल करना था। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. It created a board of control to supervise political affairs. True. It completely separated commercials and administrative functions of the East India Company. It introduced the dual government system.
This is incorrect. The dual government system was introduced in 1765 by Robert Clive after the Battle of Buxar. Pitt's India Act introduced system of double government, not dual government system. So the correct answer should be 1 and 2 only. Which of the following changes was introduced by the Charter Act of 1813? Completely ended the monopoly of East India Company. इस एक्ट ने कंपनी की कंप्लीट मोनोपोली खत्म नहीं की थी. टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड में अभी भी कंपनी का कंट्रोल था. Allow Christian missionaries to propagate their religion in India. This is correct. Established a Supreme Court in India. Supreme Court Regulating Act of 1773 के अंदर कोलकाता में established हुई थी. So the correct answer is C, only 2. The Charter Act of 1833 is considered a milestone because it abolished the trading monopoly of East India Company. Correct. It made the Governor General of Bengal Governor General of India. True. It introduced merit-based recruitment for civil services in India. ये गलत है. चार्टर एक्ट 1833 ने मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट का प्रोविजन प्रपोज किया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन 1853 के चार्टर एक्ट के बाद हुआ था. सो द करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली. द एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस? Separated the legislative and executive functions of Governor General's Council. Correct. Established the first Indian Central Legislative Council. Correct. Introduced an open competition for recruitment to civil services. ये भी correct है. So the correct answer is D. ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं. इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ.